नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एक बार फिर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जसविंदर सिंह। स्वागत है डॉक्टर सिंह हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी, आपने ये 5वां या 6ठा आप सीरीज़ मेरे साथ कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक बड़ा सवाल है बच्चों का जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाई है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद मिड एंट्री में कोई मौका मिल जाए या थर्ड राउंड में कोई मौका मिल जाए। कितनी गुंजाइश है सर? देखिए आप मुनमुन जी, आप देखो, जो आप डाटा शेयर करते रहे हो बच्चों के साथ, तकरीबन सेकंड राउंड के बाद मुझे लगता है कि हमारी 19 से लेके 92% तक एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी। कुछ कॉलेजेस जैसे हर जगह पे होता है, या कुछ कोर्सेज 2 या 3 जैसे कोई लैंग्वेज बेस्ड कोर्स है या साइंसेस के कुछ कोर्सेज में हमें लग रहा है कि बच्चे अभी उतने एक्साइटेड नहीं है ज्वाइन करने के लिए। तो बाकी बाई एंड लार्ज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस है, वो जो मेन कोर्सेज हैं वो सभी में इनकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो बाकी जो रहते हैं कोर्सेज उसमें काफ़ी चांसेस हैं, और इट इज़ मेरिट बेस्ड सिस्टम। जो भी मेरिट में आएगा उसको अवेलेबिलिटी के हिसाब से ज़रूर सीट पे एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, 17 से सर जो है वो मिड एंट्री खुल रही है और बहुत से बच्चों को मिड एंट्री का इंतज़ार है जो अभी तक ड्यू के CSS सिस्टम में नहीं आ पाए थे। तो मिड एंट्री में सर किन किन को एंट्री मिलेगी? देखिए, आज क्योंकि बच्चों का 5 बजे तक जो है वो अपना एक्सेप्टेंस का वो है, कल तक हम जो है उनकी प्रोसेसिंग करके उनकी फ़ीस जो है वो बच्चों ने देनी है, और 17 तारीख को मिड एंट्री जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी। मिड एंट्री में बेसिकली तो जो बच्चे फ्रेश भी आ सकते हैं, और जो बच्चे कैश में नहीं आए, हाँ जी, वो बच्चे भी इसमें, जो बच्चे पहले क्यूट का टेस्ट दे चुके हैं, और क्यूट का टेस्ट तो कंपलसरी है, कोई भी जो नया बच्चा भी आता है तो उसको है, जो किसी ने नहीं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई तो वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करके ही कैन एंटर द सिस्टम। और जितनी भी सीट्स बची हैं, जो बाकी बच्चे जिनको नहीं मिला एडमिशन, वो भी अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के इन वेकेंट सीट्स के लिए compete कर सकते हैं। सर, जिनकी पहले राउंड में प्रेफरेंस शीट पे स्कोर जो है उनका 0 हो गया था और कंपार्टमेंट वाले कुछ बच्चे भी थे, तो क्या इन सभी को सर इसी मिड एंट्री में ही मौका मिलेगा? कंपार्टमेंट का हमारे लिए दिक्कत ये होती है कि कई बार जो कंपार्टमेंट का केस है वो बच्चा एवेल्यूएशन में अपने वो लेता है, तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई कंपार्टमेंट का केस नहीं किया है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक। कमेटी के ऊपर निर्भर करता है, वो अपना कोई रूल इस स्टेज पे मॉडिफाई करे तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और सवाल है सर कि मान लीजिए मिड एंट्री में जो आएंगे तो उनके लिए सर अवसर तो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि आपने बताया कि एडमिशन लगभग काफ़ी हो चुके हैं पहले और दूसरे राउंड में, तो उनके लिए कितने मौके हैं सर अब? देखिए, वो तो सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी जो आप मौके की देखोगे, तलाश करोगे, तो हम यही कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, तो वो उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है जो कि एक फ्रैक्शन में होती है। तो वो एक के पास तो हो नहीं सकती है, तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत जो है वो लो होती है, क्योंकि सीट्स जो मेजर कोर्सेज़ की है वो तकरीबन सभी कॉलेजेस में, मॉर्निंग कॉलेजेस हैं, इवनिंग कॉलेजेस हैं, कैंपस कॉलेजेस हैं, कैंपस के बाहर के कॉलेजेस हैं, उनमें काफ़ी सीट्स फिल हो चुकी हैं। हाँ, कुछ जिन कॉलेजेस में कोई मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें अगर पूरी एंट्री नहीं हो पाई है तो वो ज़रूर उनके लिए अवेलेबल होंगी, और वो बिल्कुल मेरिट के हिसाब से होंगी। स्पॉट राउंड के सर कितने चांसेस हैं इस बार? पिछली बार 2 स्पॉट राउंड हुए और 2 स्पेशल स्पॉट राउंड भी हुए। देखिए, पिछली बार क्योंकि हमारा पहली दफ़ा ये तजर्बा आया था, क्यूट पहली दफ़ा हुआ था, इसलिए उस टाइम कई बार बच्चों को, हमें भी इस सिस्टम को समझने में कुछ टाइम लग रहा था, और एक नया सिस्टम को अडॉप्ट करना दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन में वो हमारा सबका जो है, ख़ास करके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक पहला तजर्बा था। पर इस बार आप देखो कि रिलेटिवली ये बारिशों का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर हुआ था। इनको छोड़ के
हमारा पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो सीमलेस तरीके से एडमिशन प्रोसेस हुई है और ये काफ़ी आगे जाके भी सफल रहेगा। दैट इज़ माई। अच्छा, जिनका सर जो है वो अभी एडमिशन हो गया है और जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और 16 से कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो अभी सर वो किस कॉलेज में जाएंगे जहां अभी वो एनरोल हो गए हैं, या फिर वो अपग्रेडेशन के बाद जाएं? नहीं, अपग्रेडेशन बात था वो तो अ बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश वाली बात है कि वो किस कॉलेज में आएगा, उनका नंबर, उनकी अपग्रेडेशन वो तो हम नहीं कह सकते हैं। मगर जिस कॉलेज में भी वो उनका एडमिशन अभी फाइनल हुआ है, उन्होंने पेमेंट डन कर दी है, तो वो उस कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। 16 तारीख को वहीं जाएं और उसी कोर्स में अपनी जाके क्लास अटेंड करें। आप देखोगे कि सभी कॉलेजेस का टाइम टेबल तकरीबन सभी कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। खालसा कॉलेज ने भी अपना टाइम टेबल वेबसाइट पे लगा दिया है। कल शाम को फाइनल एडमिशन के बाद हम जो है बच्चों को उनका रोल नंबर, उनका क्लास, उनका सेक्शन, उनके टीचर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर देंगे ताकि 16 अगस्त को आएँ तो ओरिएंटेशन के टाइम वो अपने टीचर्स को बड़ी इत्मीनान से मिल सकें और जो नए कोर्सेज हैं उनको समझ सकें। जो चॉइसेस उन्होंने कई बार स्किल कोर्सेज़ की या वैक के वैल्यू एडिशन कोर्सेज की देनी है, तो वो एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद हम सब ये सब करेंगे। सर, ओरिएंटेशन अटेंड करना ज़रूरी है? ये एक बड़ा सवाल है बच्चों का कि पहले दिन कॉलेज नहीं आए तो क्या होगा, या ओरिएंटेशन में नहीं आए तो क्या होगा? देखिए, ओरिएंटेशन कई मानों से ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि हम इस ओरिएंटेशन में बच्चे को जो एक स्कूल के इन्वायरमेंट से यूनिवर्सिटी में आता है तो उसकी ये जो ट्रांजिशन है उसको एक स्मूथ तरीके से करवाते हैं, क्योंकि स्कूल में एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होता है। यहाँ जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ कॉलेज में हैं ज़्यादातर, और कॉलेज के बाहर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम बच्चों को इसी चीज़ के लिए ओरिएंट करते हैं कि उन्होंने इन फैसिलिटीज़ को कैसे यूज़ करना है, उन्होंने टीचर्स के साथ किस तरीके से मिलना है, उनके कौन कौन से कोर्सेज़ उनको जो है वो पढ़ाए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें उस प्रोसेस में आती हैं जो हम इसमें करते हैं। ठीक है सर, कुछ जो पेरेंट्स हैं वो रैगिंग को लेकर वीडियो, खास तौर पे जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं, तो सर ड्यू में रैगिंग की क्या स्थिति है? आप प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और सारे कॉलेजेस ने किस तरह से एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाया है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, रैगिंग तो कम्प्लीटली बैंड है। हाँ, आपने बिल्कुल सही मुद्दे को उठाया है। रैगिंग एक खाली इलीगल एक्टिविटी नहीं बल्कि क्रिमिनल है। तो हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स की कमीशन की तरफ से इवन सुप्रीम कोर्ट की इस के ऊपर जजमेंट है कि किसी भी तरीके से कोई भी किस्म की रैगिंग जो है कम्प्लीटली बैंड है। इसलिए हर यूनिवर्सिटी या तकरीबन प्रत्येक कॉलेज में एक एंटी रैगिंग कमेटी बनती है और वो एंटी रैगिंग कमेटी स्टूडेंट्स को इसके जो है दुष्ट प्रभावों से अवगत भी करवाती है और साथ साथ ये भी बच्चों में एक हम अवेयरनेस लाते हैं कि आपका एक दूसरे के साथ मिलना तो ठीक है, मगर किसी को एक लिमिट के बियॉन्ड तंग करना ये बिल्कुल जो है वो परमिसिबल नहीं है। और ख़ास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता कि रैगिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, बच्चे कई बार एक दूसरे के साथ छोटा बहुत मजाक करते हैं, बल्कि वो मजाक भी जो है बहुत डिसेंट और प्रेजेंटेबल तरीके से होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करते हो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट किसी किस्म का रेशियल कमेंट, किसी किस्म का जेंडर बेस्ड कमेंट या किसी को कोई भी बात ऐसी कहना जो उसको उसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ या उसको लगता है कि वो ऑफेंसिव तरीका है, तो ये किसी किस्म से भी इसकी चीज़ें परमिसिबल नहीं। 16 अगस्त से सर ड्यू खुल रहा है और कॉलेजेस ने किस तरह की तैयारी की है? देखिए, वी आर रेडी टू वेलकम द स्टूडेंट्स। जैसे आप देखते हो कि पूरी रौनक होगी उस दिन, और हम ये चाहेंगे कि बच्चे हमारे साथ आएँ। जब हम ओरिएंटेशन में भी उनको कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, कॉलेज की फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे, तो साथ साथ हम ये भी जो है कि उनकी कैरियर प्रोग्रेशन कैसे होनी है, उन्होंने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आगे जाके उनकी क्या चॉइसेस हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें उनके लिए क्या क्या चीज़ों का प्रावधान है,
आगे वो क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ओरिएंटेशन में हम बच्चों के बीच में एक बहस शुरू करवाते हैं, ताकि वो जो है वो आगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके अपने हुनर को, अपनी स्किल को शार्पन करें और उनकी ज़िंदगी में उस चीज़ का उनको फ़ायदा मिले। तो आप सर बच्चों को क्या संदेश देंगे पहले दिन के लिए? सबसे पहले दिन तो मैं यही कहूँगा कि हमारा, क्योंकि इमीडिएटली इंडिपेंडेंस डे के बाद ये शुरू कर रहा है, आज़ादी के पर्व की सबको मुबारक और वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। और हम आपकी सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार खड़े हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, और आपको नए सेशन शुरू होने की हमारी ओर से शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी।